आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से बात करते हैं। उनकी बरसी भी अब आने वाली है। सर, सानिया 18 अक्टूबर ये कैसे हो गया? बीबी साहिबा की जो सिक्योरिटी थी वो क्या कर रही थी? पुलिस कैसे नाकाम हुई सर? क्यों नाकाम हुई पुलिस? देखिए, वो तो उस वक्त खुदकश इतना रश था, कोई सिक्योरिटी ऐसी नहीं थी, उसके आसपास अच्छी लोग थे। जुल्फ़कार मिर्ज़ा उसको देख रहे थे और अच्छी उन्होंने इंतज़ाम किया था, जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ और बीबी तो उसमें महफूज रहीं। लेकिन लोग 250 के करीब ना शहीद हो गए और 250 के करीब जख्मी हुए और बुरे तरीके से नाकार हो गए, किसी की टांग, किसी का बाजू। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि आज तक 15 से 16 साल हो गए इन्होंने हुकूमत की सिंध में। वहीं बादराबाद थाने में FIR है, आज तक उस पर एक आदमी नहीं पकड़ा गया। आज तक कोई ये ना पॉइंट आउट कर सके कि ये धमाका फलाने शख्स ने कराया या फलाने तंजीम ने कराया। कोई कुछ नहीं पता है इनको। बिलावल ने साहब ने 5 साल पहले कहा कि जी हर महीने मुझे CTD रिपोर्ट दे। 3 महीने के बाद बिलावल साहब से पूछे ना कि किधर गए आप वो तो कर नहीं सके, लोगों को क्या देंगे? तो सर, ये बिलावल बेनज़ीर साहिबा की जो सिक्योरिटी पे लोग तैनात थे वो किसने तैनात किए थे? और इस सारे साने में फिर उनकी शहादत भी हो गई, डेथ भी हो गई उनकी, तो क्या उन सिक्योरिटी पर भी शक व शुबहात है सर? इसलिए मुझे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। देखिए, मेरी कराची में काफ़ी सर्विस रही, वहीं मैंने आपको बताया था पैदा हुआ, पढ़ा लिखा, तो कि उसमें ऐसे लोगों को मैं जानता था जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है जिनका। जैसे खालिद शहनशाह था, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, गोली मार थाना है हमारे यहाँ, गुलबार जो पिंडी में बीबी साहिबा के पीछे खड़ा हुआ था। हाँ, जो खड़ा हुआ था और नीचे बैठ गया था और वो था, बाद में उसका मर्डर हो गया। अच्छा, इसी तरह बिलाल शेख था, उसका सारा रिकॉर्ड है, वो दुनिया से वो है। मैं नॉर्थ आसमाबाद में के थाने में था, तो 90 की ये बात है। हुमैरा अंजुम एक है ना लड़की को है ना गोली मार दी थी, नाज़िमाबाद को गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर निकली, तो रोड जो था वो नाज़िमाबाद थाने में लगता था, इसलिए वो चीज़ हुई। तो हुमैरा अंजुम का जो था वो इसने बिलाल शेख ने उसको गोली मारी थी। 302 का इसके खिलाफ केस हुआ। तो मतलब ये कि इसी तरह डकैती चोरी के इनके खिलाफ बेताशा केस है कि ये बंद हुए हैं डकैती में। मैंने खुद है ना उसको खालिद शहनशाह को हथकड़ियों में अरेस्ट देखा है। ये सिक्योरिटी तैनात किसने की थी सर? ये जरदारी साहब ने सारे आदमी सेलेक्ट किए थे बेनज़ीर की उसमें, और क्रिमिनल हैं। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये रिकॉर्ड चेक करा लें, कोई गलत बात नहीं है। ठीक ठीक सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ेगी। बेनज़ीर कत्ल केस की जो JIT थी उसमें आपको नॉमिनेट किया गया था, आपने साइन क्यों नहीं किया? मैंने किया कि वो गलत थी, उसमें परवेज़ मुशर्रफ का कोई कसूर नहीं था, उसमें DIG सऊद अजीज़ का कोई कसूर नहीं था, उसमें खुर्रम शहजाद का कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं था। इन पर 2 पुलिस अफसर और एक इन्होंने बड़ा आदमी चलान करके लोगों से जान छुड़ाने के लिए ये काम किया। असल आदमी उनको पकड़ा जाता ना, जो असल 3 पकड़े गए थे जिन्होंने उनको जलसा गाह की वॉच की थी, वो तो है ना छूट गए, तीनों छूट गए, क्योंकि इनका जोर दूसरी तरफ था। वो बेगुनाह लोग हैं। मैंने तो उनको कहा है, DIG को भी और SSP जो है खुर्रम शहजाद, मैंने उनको कहा है कि आप मुझे हाई कोर्ट ले जाएं, मैं बयान दूंगा कि ये इसमें आपका कोई वो नहीं था, ये ज़बरदस्ती आपको चालान कराया गया। तो मतलब ये कि बेनज़ीर भुट्टो का इतनी बड़ी लीडर का खून इन्होंने ज़ाया किया, उनके नाम पे वोट मांगते हैं, कभी उसके नाम पे मांगते हैं, कभी उसको करते हैं। आज तक है ना इनका सिर्फ ये चलते ही इसी चीज़ पे है, और लोगों को, सिंध के बेचारे गरीब लोग हैं, उनको कोई अभी लीडरशिप मिल नहीं रही है। मुर्तज़ा भुट्टो के बच्चे आ नहीं रहे हैं, फातिमा भुट्टो आ नहीं रही है, जुल्फ़कार जूनियर आ नहीं रहा है। जिस दिन वो खड़े हो गए, मैं आज आपको बताता हूँ, सिंध में अगर है ना इनकी एक सीट भी आ जाए तो आप मेरा नाम बदल देना। अहम इंटरव्यू चल रहा है इस वक्त राव अनवार साहब के साथ। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बड़े ज़रा ये जरदारी साहब, उनके ऊपर बहुत सारे संगीन इल्ज़ामात लगते रहे हैं, अभी आपकी जानिब से भी बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। एक बड़ी बात उनके ऊपर, एक बड़ा इल्ज़ाम ये लगता है कि उन्होंने सियासी मुखालिफिन को रास्ते से हटाया है अपने। इज़ इट ट्रू? देखें, निसार मुराई एक थे जिनकी JIT हुई, ठीक है ना, उसमें निसार मुराई जो थे वो JIT में उसने इनके 3 मर्डर बताए, ठीक है। एक आलम बलोच का, दूसरा जस्टिस निज़ाम सज्जाद स्टील टाउन वाले का, और एक कोई लाहौर के ना वो थे जस्टिस थे, तो उन पे फायरिंग उनके कराई गई, जिसमें उनका बेटा शायद ज़ख्मी हुआ था और एक आदमी उनका कोई फौत हो गया था।
तो मतलब इस तरह की सारी चीज़ें थी। वो JIT पे मुझ पे बड़ा इन्होंने मुझे लगाया गया ताकि मैं इनके फेवर कर दूं, लेकिन उसमें मैंने उस वक्त के IG को भी कहा, पहले तो यही कहा कि मुझे इस JIT में ना रखें, ठीक है। DG रेंजर्स उस वक्त जनरल बिलाल थे, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि मुझे ना रखा जाए, लेकिन वो नहीं कर सके क्योंकि इनकी गवर्नमेंट थी, नोटिफिकेशन निकाल दिया इन्होंने। खैर JIT हुई, मुझे IG सिंह ने कहा जो आपको होम मिनिस्टर सुहेल सियाल कहता है आप वो करें। सुहेल सियाल ने हाईलाइट किया कि ये काटें, ये काटें, ये काटें। उनमें इनकी सिस्टर का भी है कि फिशरी से वो महीने का कितने पैसे लेती थी, क्योंकि वो निसार मुराई DG फिशरी था। तो उससे है ना इन्होंने कहा कि वो ये भी काट दें, ये भी काट दें। फिर उसके बाद मुर्तज़ा वहाब जी, वो लॉ मिनिस्टर थे। मुर्तज़ा वहाब ने ये कहा कि आप है ना जो है अपने हाथ से, मैं आपको वो दे देता हूँ, उसकी हैंड राइटिंग है, आज भी मेरे पास है। उसने कहा ये सब काटें, ऐसे नहीं, ये लिखें, ये लिखें, अपनी हैंड राइटिंग से लिखा है। वो आज भी एक्सपर्ट को दें अगर उसकी हैंड राइटिंग ना निकल आए, मेरे पास है वो सारी चीज़, मैं अभी आपको देता भी हूँ, वो आप किसकी पिक्चर अपने उस पर चलाएं। और उसके बाद है ना इन्होंने वो JIT का जो है, अभी भी जब वो अली जैदी थे शायद PTI के, उन्होंने हाई कोर्ट में पिटिशन की, तो इन्होंने वहाँ JIT जो जमा कराई है फोटो कापी कराई है। ओरिजिनल JIT मेरे पास है, जो दूसरी है जो 18 पेजेस पे थी, ठीक है, जिसमें मैंने साइन किए थे, मैं आपको बताता हूँ, वो अलग है, जिसमें इनकी सारे लोगों की चीज़ें, किस किस की क्या किया है, कैसे किया है, क्या कहते रहे, सारा उसने बताया। क्योंकि इनके पास सर निसार मुराई की जो असल JIT है वो आपके पास है, जो 18 पेजेस पर है। 18 फरियाल तालपुर साहिबा के हवाले से उस पर क्या लिखा हुआ है? फिशरीज से कितने पैसे जाते हैं? 50 लाख रुपए जो देता था जाके सेक्रेटरी को देते थे, उस सेक्रेटरी का नाम सबका इन्होंने कहा, मेरे पास वो सारी चीजें कट की है। अच्छा, कि JIT से निकाला जाए उसने हैंड राइटिंग से किया, ये कट करके ये लिखे, ये लफ्ज सही नहीं है, ये लिखे। सही सर, अगेन आप बहुत सारे इंकशाफात कर रहे हैं और प्रोग्राम में जो भी आकर इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहे, प्लेटफॉर्म हमारा हाजिर है। सर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज, इनको आसिफ अली जरदारी का बिजनेस पार्टनर कहा। सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने ये बहरिया टाउन के लिए ज़मीन खाली करवाकर या कब्जा करके इनके हवाले किया। आपने सब खुद देखा है सर, इन इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है? मैं उधर SSP था, टोटल बहरिया टाउन मेरे एरिया में था। बहरिया टाउन की जो ज़मीन दी गई वो MDA और जो डिप्टी कमिश्नर और मुख्तियारकार थे उन्होंने दी। ज़मीन वो देते हैं, वो कहते हैं कि जी पुलिस ने कर दी। पुलिस का कोई इस चीज़ से वास्ता नहीं, पुलिस सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए थी। कोई ज़मीनें उन्होंने ख़रीदी थी लोगों को, वहाँ के मुकामी लोगों से पैसे दे के मलिक रियाज ने, लेकिन एकड़ पे गोट है वो उन्होंने बेचा, तो वो कहते थे ये तो 100 एकड़ है। तो उसमें अगर कभी कोई झगड़ा फसाद होता था तो मैं भी पुलिस भेजता था, एंटी इंक्रोचमेंट भी आती थी, और ये सिर्फ हमारा काम था, बाकी हमारा काम और कुछ नहीं था। बाकी तो सब उसको आप पता करेंगे उन्होंने कैसे दी है। उन्होंने 1300 अरब रुपए की जो है उसमें JIT में है, उस JIT को आप देखें पढ़ें, उसमें 1300 बिलियन रुपीस का फ़ायदा दिया गया, सिर्फ सस्ती दी गई, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज को फायदा दिया गया 1330 बिलियन का। 1300 बिलियन रुपीस सस्ती मिली वो इन्होंने ही, जरदारी साहब की गवर्नमेंट तो इनकी थी ना, MDA इनके पास था, मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी इनके पास थी, डिप्टी कमिश्नर इनका था। वो एक नेब में भी बेचारा बंद हो गया, उसे जो कहा उसे कर दिया। AC और वो दूसरे क्या कहते हैं मुख्तियारकार, सब इनके करते रहे, ये सारे काम हुए हैं। उन्होंने पैसा भी बहुत दिया है, खरीदी भी है, लेकिन इनको ये कुछ सस्ती उधर से दी गई, जिसपे है ना सुप्रीम कोर्ट ने इन पे है ना 450 या कितने अरब रुपए थे वो कहा कि आप जमा कराएं, वो इसी चीज़ में। जी ठीक सर, कराची में तकरीबन 3 बड़े ऑपरेशन हुए में, उनकी जो वजूहात बताई गई हैं उन ऑपरेशंस की, क्या वाकई वही वजूहात थी? क्योंकि आज तक तो कुछ साबित तो कुछ नहीं हुआ है।
देखिए, साबित तो यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कोर्टों में जब जाती हैं तो बहुत चीज़ और केस चलते हैं ज़्यादातर। अगर आपने लिखा कि ये वो आदमी था, उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और वहाँ किसी ने कहा कि नहीं जी ब्लैक थे या ऑफ वाइट थे, तो वो लोग कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। मतलब एक चीज़ को पकड़ के उस झूठ पे ना वो केस को ख़राब कर देते हैं, शक हो जाता है और शक का फायदा मुलजिम को मिलता है। हमारे यहाँ कानून में बहुत गुंजाइश है लोगों को छोड़ने की भी, और वो भी है, वो कहते हैं ना कि 100 गुनाहगार बच जाएं कोई बात नहीं है, एक बेगुनाह। ऑपरेशन की वजूहात वही थी सर जो बताई जाती हैं? बिल्कुल वही वजूहात थी, बिल्कुल टारगेट किलिंग हो रही थी। काफ़ी है, आप पुराने अखबार। और 92 में आमिर खान साहब जो इस वक्त MQM का हिस्सा हैं, उनका क्या किरदार था उस वक्त? 92 में जी, ये तो सब उसमें चले गए थे ना आफाक के साथ, हकीकी में आ गए थे। लेकिन शुरू में तो इनका किरदार रहा है, सबका रहा है, ये सब एक थे, सब एक थे, लेकिन अंदर इनके इख्तलाफात थे। सर हकीकी को पुलिस की और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सपोर्ट हासिल थी उस वक्त? किसको? 92 के ऑपरेशन के दौरान पुलिस किसी को ये थी कि सिर्फ यहाँ तक थी कि इनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा थी, क्योंकि ये उनके अंदर रहे। इस हद तक तो ये मिलते थे हमें, बाकी कोई किसी को कोई इनको कोई मतलब वो नहीं दिया गया कि कोई इनको सिला दिया गया या इनको सहूलत दी गई किसी चीज़ की, ऐसा कुछ नहीं था। इंतहाई अहम इंटरव्यू राव अनवार साहब के साथ हो रहा है। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया है, लेकिन बहुत सारे अहम सवालात हैं, तो हम इसको यहीं पर कंटिन्यू करेंगे। राव अनवार साहब के साथ मीर मुर्तज़ा भुट्टो को कैसे मारा गया, फ़हीम कमांडो को राव अनवार साहब ने क्यों मारा, सियासत में आने का ये क्या इरादा रखते हैं, अफ़गान बाशिंदों के हवाले से बड़ी अहम चीज़ें हैं जो मैंने राव अनवार साहब से पूछती हैं। तो ये आप अगली एपिसोड में अगले जुमे इंशाल्लाह जुमे के रोज़ आप इससे कंटिन्यू कर सकेंगे। फ़िलहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, इजाज़त दीजिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।